जो भी डाउट है लास्ट में करेंगे। तो आज देखिए लेसन नंबर हम 6 शुरू करने जा रहे हैं। आपकी हिस्ट्री बुक का ये हिस्ट्री बुक का है, लेसन नंबर 6 है। और इसको इस लेसन को वीवर आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर का नाम दिया गया है। मतलब कि वीवर का मतलब बुनकर, जो स्वेटर वगैरह बुनते हैं, जो भी बुनकर सुनार का काम करते हैं, बुनकर होते हैं, वो वीवर कहलाते हैं। जैसे कपड़े बुनने का काम होता है, जो कपड़े बुनने का काम होता है वो वीवर होते हैं, यानी कि बुनकर होते हैं। ये हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पर है, कहीं पर इनको जुलाहे कहा जाता है, कहीं पर इनको बुनकर कहा जाता है, अलग अलग जगह पर इनका अलग अलग नाम होता है। फिर आयरन स्मेल्टर मतलब लोहे का काम करने वाले लोहार, कौन होते हैं? लोहार होते हैं। लोहार देखे हो ना आपने, अपनी सोसाइटी के आसपास बहुत सारे लोहार मिलते हैं। और फैक्ट्री ओनर मतलब कि इंडिया में जब पहली बार आयरन की और स्टील की फैक्ट्रियां शुरू हुई, कॉटन की मिल शुरू हुई, तो उन सब के बारे में बता रहे हैं, उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उन सब के बारे में बातें हो रही है कि भाई कौन कौन यहाँ पर जो है आया है, कौन कौन जो है वो ये जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो हमारे इंडिया में ब्रिटिश टाइम से पहले बहुत सारे जो है बुनकर और जो अलग अलग लोग होते थे, बहुत सारे बुनकर होते थे, बहुत सारे वीवर होते थे, बहुत सारे आयरन स्मेल्टर होते थे। तो उस टाइम में इंडिया बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे उसका प्रोडक्शन लेवल था। कपड़ों के मार्केट में इंडिया की बहुत अच्छी पोजीशन थी। और आयरन स्मेल्टिंग यानी कि लोहे का सामान बनाना, हथौड़े बनाना, कुल्हाड़ियाँ बनाना, वो काफ़ी अच्छा लेवल था इंडिया का। ठीक है, तो देखिए जब ब्रिटेन सबसे पहले इंडस्ट्रियल नेशन बना, ब्रिटेन में सबसे पहले कहा जाता है कि वहाँ पर कॉटन मिल शुरू हुई थी। सबसे पहले कॉटन मिल शुरू हुई, फिर वहाँ पर कॉटन मिल शुरू होने के साथ साथ फिर वहाँ पर आयरन एंड स्टील का काम भी होने लगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया इंग्लैंड में। हमारे इंडिया में तो बाद में शुरू हुआ है। हमारे इंडिया में तो फैक्ट्रियां, मशीनों से जो चलने वाली फैक्ट्रियां हैं वो तो बहुत बाद में आई हैं। सबसे पहले ये काम कहाँ शुरू हुआ? इंग्लैंड में। ठीक है, 1850 तक इंग्लैंड वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बन चुका था। इतना ज्यादा मशीनों से काम हो रहा था इंग्लैंड में कि इंग्लैंड एक टाइम में 1850 के टाइम में वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बन चुका था। ठीक है, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बन चुका था। ठीक है, तो ये बड़ी यूरोप में मतलब कि लंदन और ब्रिटेन में काफी बढ़िया काम हो रहा था। लंदन में पहली फैक्ट्री कब डली? 1730 में। 1730 में लंदन में पहली कॉटन मिल शुरू की गई थी। ठीक है बेटा, हाँ जी, सबसे पहली शुरू की गई थी। ओके, पहली शुरू की गई थी। और उसके बाद में जो टेक्सटाइल मिल शुरू हो जाती है यहाँ पे, टेक्सटाइल मिल। ठीक है, लिव एंड डाउट बाद में। तो देखिए पहली मिल कब शुरू हुई? 1730 में कॉटन मिल लंदन में शुरू हुई। और उसके बाद में 1850 तक इंग्लैंड जो है वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। 1930 में पहली कॉटन मिल लंदन में शुरू हुई। उसके बाद में 1850 तक लंदन में और इंग्लैंड में इतना काम होने लगा कि इंग्लैंड यानी कि लंदन का जो एरिया है वो वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहलाया, पूरे संसार की वर्कशॉप। ठीक है, पूरे संसार की वर्कशॉप वो कहलाई। ठीक है, ओके, तो इस तरह से बढ़िया काम होने लगा वहां पे। ओके, हाँ, वर्कशॉप लिवेन अभी क्या प्रॉब्लम है बताइए। टेक्सटाइल मिल जो है, टेक्सटाइल मिल हमारे इंडिया में तो 1854 में आई है। उससे पहले जो वर्क होता था, हम इंडिया के लोग जो थे वो वर्ल्ड मार्केट में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहलाते थे कॉटन की। कॉटन टेक्सटाइल का पूरे यूरोप के मार्केट में और पूरे वर्ल्ड में काफी बड़ा, एक तरह से बड़ा मार्केट था हमारा। बहुत अच्छी डिमांड थी हमारे सामान की। हमारा जो कॉटन का कपड़ा होता था उसकी काफी अच्छी डिमांड होती थी यूरोप में। वर्ल्ड मार्केट में 1750 से पहले बहुत अच्छी डिमांड होती थी। लेकिन 1750 के बाद इंग्लैंड की बहुत सारी यूरोपियन कंपनियां, इंग्लैंड की और यूरोप की बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आने लगी और उनकी वजह से हमारा ट्रेड जो धीरे धीरे डाउन होता चला गया, ट्रेड खत्म होता चला गया धीरे धीरे। ओके, हमारा जो व्यापार होता था 1750 से पहले, कॉटन टेक्सटाइल का जो व्यापार होता था, ट्रेड होता था, वो कहाँ का होता था? साउथ एशिया के नेशन से हम कारोबार करते थे। साउथ एशिया के नेशन से हम ट्रेड करते थे। जावा, सुमात्रा और पेनांग, जावा, सुमात्रा और पेनांग जैसे कंट्री से हम क्या करते थे? ट्रेड करते थे। साउथ एशियन नेशन मतलब कि मलेशिया वगैरह, ये सारे जो कंट्री है ना, उनसे हम ट्रेड करते थे। आदित्य बाद में ब्रिटेन में सबसे पहली फैक्ट्री 1730 में लगी, पहली कॉटन मिल।
और वहां पर फिर बहुत जबरदस्त काम होने लगा, कॉटन की फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा लगने लगी। उसके बाद में 1850 तक ब्रिटेन वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बन गया, पूरे संसार की वर्कशॉप के रूप में बड़ा फेमस हुआ और पूरे वर्ल्ड की टेक्सटाइल मिल यहाँ पर काम करने लगती हैं। ठीक है, इंडिया की स्टेटस भी बहुत अच्छा था पहले, मिल आने से पहले 1750 के टाइम तक इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का। कॉटन का कारोबार बहुत अच्छा होता था यहाँ पे इंडिया में। ठीक है, हम लोग किन किन कंट्री से व्यापार करते थे? साउथ एशिया के नेशन से कारोबार करते थे, साउथ एशिया के नेशन से कारोबार हम करते थे। ठीक है, और उस कौन कौन से कंट्री होते थे ये? 1750 इंडिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो कॉटन टेक्सटाइल में होते थे, ठीक है, वो काफी कंट्री से व्यापार करते थे। हम लोग जावा, सुमात्रा और पेनांग कंट्री से व्यापार करते थे और वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया से भी हमारा व्यापार होता था, वेस्ट और सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया कौन सा? मंगोलिया, चाइना वगैरह। और वेस्ट एशिया मतलब कि इधर ईरान, इराक, सऊदी अरब से, ईरान, इराक, सऊदी अरब वेस्ट एशिया कहलाएगा और मंगोलिया, चाइना ये सेंट्रल एशिया कहलाएगा। तो वहां भी हम व्यापार करते थे, मतलब कि हमारा व्यापार एशिया में साउथ में भी होता था, हमारा एशिया में वेस्ट में भी होता था, एशिया के सेंट्रल में भी हमारा व्यापार होता था। ओके, और फिर देखिए 16वीं सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पर आने लगी, जिनमें पोर्तुगीज ट्रेडिंग कंपनी थी, पोर्तुगीज के अलावा इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी, और इंग्लिश के अलावा फिर फ्रेंच, डच, ये बहुत सारी कंपनियां यहाँ इंडिया में आने लगी थी। ठीक है, तो उनसे भी व्यापार काफी अच्छा हमारा होने लगा था। ये 1750 से पहले की बातें बता रहा हूँ मैं कि 1750 से पहले जब यहाँ पर मशीनों से काम नहीं होता था, हाथों से काम करते थे, आयरन स्मेल्टर होते थे, लोहे का काम करने वाले, कपड़े के बुनकर होते थे। तमिलनाडु में, राजस्थान में, गुजरात में, आगरा में, कलकत्ता में बहुत सारे बुनकर होते थे, कपड़े बनाते थे वो लोग। तो वो सारा कारोबार हमारे इंडिया का काफी फेमस था चारों तरफ, एशिया में भी और बाहर यूरोप में भी। तभी तो लोग यहाँ पर कपड़े खरीदने के लिए आते थे। यूरोपियन कंपनियां बहुत बार आई हैं और उसी टाइम में बहुत सारे टाइप के कपड़े और बहुत सारी वैरायटी भी फेमस हो गई थी। जैसे कि मैं बात करता हूँ मोसुल जो आजकल इराक कंट्री कहलाता है, तो मोसुल का कपड़ा मसलिन बहुत फेमस हो गया था। यूरोपियन कंपनी के लोग मसलिन कपड़े को यहाँ से ले जाते थे, यूरोप में बेचते थे। मोसुल कंट्री से लाया गया कपड़ा मसलिन कहलाता था। मोसुल का मतलब क्या है? इराक। आजकल जो इराक कंट्री है पहले उसको मोसुल कहते थे। तो वहां से बहुत फाइन क्वालिटी का मसलिन लाया जाता था, मतलब बहुत बढ़िया कॉटन वहां से लाते थे, फिर उसको ट्रेडिंग कंपनी को बेच देते थे। अब आप कहोगे लेके कौन आता था? अरब मर्चेंट, अरब सागर के जो मर्चेंट होते थे वो इंडिया में लेकर आते थे, फिर इंडिया से यूरोपियन कंपनियां खरीद कर ले जाती थी। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इसको कंफ्यूज नहीं होना कि मोसुल जो ईरान, फिलहाल जो इराक कंट्री कहलाता है, तो वहां से मसलिन का कपड़ा कौन लेकर आते थे? ठीक है, मसलिन का कपड़ा जो कौन लेकर आते थे? वो अरब मर्चेंट लेकर आते थे। ठीक है, अरब मर्चेंट लेकर आते थे। ठीक है, अरब मर्चेंट लेकर आते थे और वो अरब मर्चेंट जो हैं वो फिर इंडिया में ट्रेड करते थे। किनके साथ करते थे? यूरोपियन कंपनी के साथ में। ठीक है, यूरोपियन कंपनी के साथ उनका ट्रेड होता था। इसी तरह से कालीकट, केरला जो था, कालीकट में जो केरला पोर्ट है, वहां से कैलिको कपड़ा खरीदा जाता था। क्या? कैलिको कॉटन, मतलब जितने भी कॉटन क्वालिटी के जो क्लॉथ होते थे वो कालीकट से, केरला से खरीदे जाते थे, इसलिए उनको क्या कहा जाता था? कैलिको। कालीकट, केरला से खरीदा गया कपड़ा, कैलिको। अब एक बार फिर देखो, कंफ्यूज मत होना, मैं दोबारा बता रहा हूँ सारी चीजें। आदित्य एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा। इंग्लैंड में सबसे पहले फैक्ट्रियां और उनमें मशीनों से काम होने लगा। इंडिया में मशीनों से काम नहीं होता था, इंडिया में तो बहुत बाद में शुरू हुआ। 1854 में पहली बार यहाँ पर मशीनों से कपड़ा बनाने लगे थे, पहली फैक्ट्री 1854 में लगी थी। तो पहले मशीनों से काम कहाँ पर होने लगा? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में पहली कॉटन मिल, मशीनों वाली मिल कब लगी? 1730 में। 1850 के लगभग, मतलब 120 साल में, 120 ईयर में लंदन या इंग्लैंड वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बन गया। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में 1750 से पहले जितना भी कॉटन का कारोबार होता था वो वर्ल्ड फेमस था, वर्ल्ड फेमस। इंडिया के कपड़े, कॉटन के कपड़े लाइन से बिकते थे। ठीक है, वो कहाँ बिकते थे? साउथ एशिया कंट्री में बिकते थे।
वो साउथ एशिया कंट्री में मलेशिया, जावा, सुमात्रा, पेनांग ऐसे कंट्री में। ओके, वेस्ट एशिया में बिकते थे, मतलब इधर ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, सीरिया, जॉर्डन, जो आजकल की कंट्री में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की, तुर्किस्तान, ये सारी कंट्री हैं। और जो इधर की साइड जो कंट्री थे, जैसे कि मैं साउथ जो एशियन नेशन उसकी बात करता हूँ, तो उनमें कौन कौन कंट्री थे? उनमें जैसे कि नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिर जावा, सुमात्रा, मलेशिया, सिंगापुर, और फिर ये जो न्यू गिनी, फिर ये बहुत सारी कंट्री है उधर। और इधर साउथ की तरफ श्रीलंका और मालदीव, और नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए चाइना के बाद मंगोलिया, रशिया, ठीक है। और इधर की जो कंट्री है वो मंगोलिया के बाद उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान, ये बहुत सारे कंट्रीज थे जो कि मिडिल एशिया में कहलाते थे। सेंट्रल एशिया की बात कर रहा था, जो कि चाइना से ऊपर वाले कंट्री है। तो बहुत सारे कंट्री के साथ हमारा ट्रेड होता था, ठीक है। और फिर 16th सेंचुरी में यूरोपियन कंपनी यहाँ पर ट्रेड करने लगी। वो यहाँ से क्या लेके जाती थी? मसलिन। अभी मसलिन क्या है? कॉटन का कपड़ा। ये कहाँ से आया? कौन लेकर आया? अरब के मर्चेंट, अरब सागर के जो व्यापारी होते थे वो लेकर आते थे। कहाँ से लेकर आते थे? मोसुल कंट्री से। मोसुल कंट्री को आजकल क्या कहते हैं? इराक। देखो बिल्कुल सिंपल है, मैं तो बिल्कुल आराम से बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ कि मसलिन कपड़े को खरीदने के लिए कौन आया है? मसलिन के कॉटन क्लॉथ को खरीदने के लिए कौन आया है? यूरोपियन कंपनियां। अब यूरोपियन कंपनी को इंडिया से मसलिन मिला, लेकिन ये मसलिन आया कहां से? ये मसलिन आया इराक कंट्री, जो पहले मोसुल कहलाता था। और दूसरा टाइप का कपड़ा जो ये यूरोपियन कंपनी लेकर जाती थी वो कैलिको होता था। ये कैलिको कहां से आया? कालीकट से। कालीकट में बिकता था कैलिको। इंडिया का जो कॉटन क्लॉथ होता था वो कैलिको के नाम से केरला के पोर्ट पर बिकता था, केरला के पोर्ट पर, ठीक है। तो इस तरह से लोग यहाँ से खरीद कर ले जाते थे। के सामने एक इंडिया का मैप है, उस मैप के जस्ट नीचे, एक बार मैप बाद में समझेंगे, पहले देखिए ये लोग कहाँ से, इन्होंने एक ऑर्डर बुक थी। इतना फेमस था इंडिया का कपड़ा कि ये लोग इंडिया के लिए कपड़े का ऑर्डर भेजते थे। यस बेटा एक मिनट रुकिए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऑर्डर बुक भेजी थी, इतना फेमस हो गया था इंडिया कपड़ा 1730 में। ये ऑर्डर बुक हमें कहां से मिली? कलकत्ता से। कलकत्ता के लिए ऑर्डर बुक भेजी गई थी जिसमें 5,89,000 कपड़ों का ऑर्डर था। 5 लाख यानी कि 5,89,000 कपड़ों का ऑर्डर था, ठीक है। इतने टाइप के कपड़े उनको चाहिए थे जिनका साइज भी दिया हुआ था 20 यार्ड एंड 1 यार्ड, 20 यार्ड की लेंथ में और 1 यार्ड की विड्थ में। इतनी चौड़ाई में उनको कपड़ा चाहिए था, इतने उन्होंने ऑर्डर बुक यहाँ पर भेजी थी। आपकी बुक में देखोगे वो ऑर्डर बुक दिखाई हुई भी है, उसमें उन्होंने अपनी कर्सिव राइटिंग में ऑर्डर बुक दिखाई हुई है। तो वो इंडिया से कपड़ा मंगवाते थे, काफी फेमस था हमारे इंडिया कपड़ा, तभी तो इतने बड़े ऑर्डर आते थे यहाँ पे। देखो कितना बड़ा ऑर्डर है इंडिया के लिए, सिर्फ कलकत्ता मार्केट के लिए ऑर्डर है ये। कलकत्ता से ही लोग इतना कपड़ा खरीदेंगे। कलकत्ता से 5,89,000 जो पीस ऑफ क्लॉथ, इतने वो ऑर्डर भेज रहे थे यहाँ पर, इसलिए कि इंडिया का कपड़ा फेमस था। इंडिया का कपड़ा इंग्लैंड की महारानी पहनती थी, इंडिया का कपड़ा इंग्लैंड के रिच पर्सन पहनते थे, यूरोप में फ्रांस पहनता है, यूरोप में पोर्तुगीज लोग पहनते थे, स्पेन के लोग पहनते थे, अमेरिका के लोग भी इंडिया का कपड़ा पहनते थे। इंडिया के कपड़े बड़े फेमस थे, चीन के कपड़े, प्लेन, चेक के कपड़े बहुत फेमस थे। अब देखो कलकत्ता के अलावा और भी कई बाजार थे, देखो कई बाजार दिखा रखे साइड में, यहाँ पर देखिए बहुत सारे बाजार है। अदर मार्केट में कासिम बाजार, आपको याद है कासिम बाजार पे अटैक किया था नवाब सिराजुद्दौला ने प्लासी की लड़ाई में, भूल गए? कासिम बाजार पर जब सिराजुद्दौला ने अटैक किया था, यस ठीक है, तो उस कासिम बाजार से भी कपड़े खरीदे जाते थे। पटना, बिहार की कैपिटल पटना से भी कपड़े खरीदे जाते थे, उड़ीसा से भी कपड़े खरीदते थे। एहसान रुकिए बेटा, बाद में डाउट लेंगे आप, रुकिए आप प्लीज वेट कीजिए आप। यस ठीक है, उड़ीसा से भी कपड़े खरीदे जाते थे और चारकोर से भी कपड़े खरीदे जाते थे। मसूलीपट्टनम मद्रास के नजदीक से कपड़े खरीदे जाते थे, आंध्र प्रदेश के नजदीक, ठीक है, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, तो वहां से कपड़े खरीदे जाते थे। तो बड़े बड़े मार्केट कौन कौन से थे? बड़े मार्केट में कलकत्ता मार्केट और कासिम बाजार मार्केट, पटना मार्केट, उड़ीसा का मार्केट, चांदपुर का मार्केट, मसूलीपट्टनम का मार्केट, इतने सारे मार्केट हमारे यहाँ पर होते जिनसे कपड़ा खरीदा जाता था। और किस किस क्वालिटी का कपड़ा? प्रिंट के कपड़े, प्रिंटेड कपड़ों में छींट के कपड़े, देखो छींट के कपड़े जिनके ऊपर फ्लावर डिजाइन होते थे, छींट के कपड़े, कासीज, खेस,
जिनको खेस कहते हैं हम लोग, नहीं चद्दर टाइप में जो पुराने जमाने के लोग ओढ़ते थे, मोटा मोटा कपड़ा खेस। कई गांवों में तो आज भी वो खेस बेचने वाले आते हैं, लोग खेस ले लो ऐसे करके बेचते हैं, ठीक है, साइकिलों पर लदे होते हैं खेस। तो वो कासिफ मतलब खेस। और बंदाना चुन्नियां, देखो गले में डालते हैं ना बंदना, लेडीज डालती चुन्नियां, चुन्नी को बंदना कहते हैं, बंदना। और जो राजस्थान के लोग तो साफा भी बांधते हैं सिर पर, आपने देखा होगा राजस्थान के लोग पगड़ी बांधते हैं, बंदना। तो बंदना भी खरीद के ले जाते थे। एक जामदानी होता था, जामदानी ढाका, ढाका से खरीदा जाता था, बहुत फेमस होता था। ढाका मतलब आजकल का बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका आजकल। पुराने टाइम में ये इंडिया का ही पार्ट था। तो वहां से कपड़े खरीदे जाते थे। कौन कौन सी क्वालिटी कपड़े? छींट के कपड़े, खासाज के कपड़े, बंदाना वाले कपड़े और जामदानी के कपड़ा, ये सारे खरीदे थे। बढ़िया फ्लावर डिजाइन में बढ़िया नक्काशी किए हुए कपड़े खरीदे जाते थे, बहुत बढ़िया ढंग से। कौन कौन से बाजार होते थे? कासिम बाजार, पटना का बाजार, उड़ीसा का बाजार, चांदपुर का बाजार, मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, ये सारे मार्केट होते थे। अब इसके अलावा देखो मैप में, अब मैप में सिल्क, चैक और छींट के कपड़े कहाँ से खरीदे जाते थे? सिल्क के कपड़े, चैक के कपड़े और छींट के कपड़े। कितना बड़ा मार्केट था, लाहौर मार्केट, देखो मैप में दिखा रहे हैं, लाहौर से कपड़े खरीदेंगे। और पाटन का मार्केट राजस्थान में, अहमदाबाद का गुजरात मार्केट, सूरत गुजरात का मार्केट हो गया, फिर बॉम्बे महाराष्ट्र वाला मार्केट हो गया, फिर गोवा, गोवा का मार्केट, फिर उसके बाद कालीकट, कालीकट तो मैंने अभी बताया था फेमस मार्केट था जहाँ से कपड़े खरीदते थे। उसके अलावा मथुरा, जिसको आजकल मदुरई भी कहते हैं, मथुरा मदुरई, वहां से भी कपड़े खरीदते थे। और तंजौर से कपड़े खरीदे जाते थे। देखो कोस्टल एरिया में कितने मार्केट हैं, समुद्र तटीय इलाकों में कितने मार्केट हैं। एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट रुकिए। तंजौर से भी कपड़े खरीदे जाते थे, पौंडीचेरी से भी कपड़े खरीदे जाते हैं, मद्रास से भी कपड़े खरीदे जाते हैं, पुलिकट से भी, पुलिकट लेक बड़ी फेमस है, वहां से भी कपड़े खरीदे जाते हैं। बंगाल से, बंगाल का ढाका, अभी मैंने बात की, ढाका से कपड़े खरीदे जाते थे। और कलकत्ता, कलकत्ता के बाद बिहार के पटना से कपड़े खरीदे जाते थे। बनारस से कपड़े खरीदे जाएंगे। महक एक मिनट रुक जाओ बेटा, पहले से गया था बनारस, फिर अवध, फिर सरहिंद, फिर दिल्ली, फिर आगरा। इस तरह के बहुत सारा बड़ा मार्केट था इंडिया का जहां से कपड़े खरीदे जाते थे। ओके बेटा, तो देखिए अब हम बात करते हैं इंडियन टेक्सटाइल की यूरोप में पोजीशन, ठीक है। यूरोप के मार्केट में क्या पोजीशन होती थी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब इंडिया का कपड़ा यूरोप मार्केट में पहुंचता था तो टेंशन हो जाती थी। देखो लिखा हुआ है, यूरोप के मार्केट में इंडिया का कपड़ा पहुंचते टेंशन हो जाती थी, बहुत बड़ी टेंशन, ठीक है। किस तरह की टेंशन कि यूरोप में पहले इंडिया का कपड़ा बिकता था, इंग्लैंड के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, इंडिया से आने वाले इंपोर्टेड क्लॉथ को मना कर दिया कि भाई इंडिया का कपड़ा यहाँ नहीं बिकना चाहिए। इसीलिए 1720 में कैलिको एक्ट लगाया गया कि इंडिया से आने वाला, केरल से जो कपड़ा आ रहा है उसको बंद करवा दिया जाए। वो ना तो इंग्लैंड की मार्केट में बिकेगा ना यूरोप की मार्केट में बिकेगा, क्योंकि इसकी वजह से इंग्लैंड का जो कपड़ा बनता था वो नहीं बिक पाता था। मतलब इंग्लैंड के लोग भी बनाते थे, यूरोप के लोग भी कपड़े बनाते थे, तो उनका कपड़ा बिकता नहीं था, इंडिया का कपड़ा पहले बिक जाता था। इसीलिए इंग्लैंड के लोगों ने इंग्लैंड की गवर्नमेंट से कैलिको एक्ट बनवाया कि इंडिया का कोई कपड़ा इंग्लैंड के मार्केट में नहीं बिकना चाहिए, कम से कम। यूरोप में तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन इंग्लैंड में तो रोक सकते हैं, तो इसीलिए कैलिको एक्ट लगाया गया। फिर इंग्लैंड में स्पिनिंग जेनी जैसी मशीनें आई, जिससे काम और स्पीड से होने लगा। वहां पर पहले हाथों से काम होता था, लेकिन स्पिनिंग जेनी मशीन आने के बाद, जिसे जॉन के ने बनाया था, जॉन के उसका इन्वेंटर था, जॉन के ने स्पिनिंग जेनी मशीन बनाई। और उसके बाद में आप देखोगे कितना तेजी से काम होने लगा इंग्लैंड में, बहुत तेजी से प्रोडक्शन लेवल हाई हो गया। और जब प्रोडक्शन लेवल हाई हुआ तो उसकी वजह से क्या होने लगा, कपड़ा सस्ता होने लगा। और फिर इंग्लैंड से बने हुए मशीनों के कपड़े सस्ते आने लगे, सस्ते यहाँ पर आने लगे और वो इंडिया के मार्केट में बिकने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद में एक चीज और, उस टाइम में इंडिया के कपड़ों की नकल भी की जाती थी इंग्लैंड में। इंडिया के कपड़े जैसे बनाकर वो यूरोप में बेचते थे और ये कहते थे कि भाई इंडिया से आया हुआ कपड़ा है। मतलब कि देखो कितनी चीटिंग कर रहे थे ब्रिटिश, इंडिया के जैसा नकल करके कपड़ा बनाकर वैसी डिजाइनिंग करके यूरोप के मार्केट में बेच रहे थे। कितना अलग वर्क हो रहा था, ठीक है। 1786 में स्टीम इंजन बने, और स्टीम इंजन जिसने रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया था उसे, रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया था उसे। और स्टीम इंजन बनने के बाद में जो फैक्ट्री में कॉटन की मशीनों से बहुत तेजी से काम होने लगा। स्टीम इंजन के आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो पूरी हो गई और उसके बाद में मशीनों से तेजी से काम होने लगा।
और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इंग्लैंड वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा, क्योंकि वो तेजी से काम कर रहा था और इंग्लैंड पूरे यूरोप के मार्केट में अपना कब्जा कर रहा था, क्योंकि इंडिया से आने वाला मार्केट तो उन्होंने बंद करा दिया है। फिर उसके बाद में जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि लंदन में कॉटन मिल्स लग रही थी, पहली मिल 1730 में लंदन में लगी थी, और फिर यूरोपियन कंपनियां फिर इंग्लैंड से इंडिया की ओर आने लगी। कौन कौन सी कंपनी इंडिया की तरफ आई, किस लिए आई, पूछने की बात है, किस लिए आई? तो इंडिया में इसलिए आई क्योंकि उनको इंडिया से रॉ कॉटन चाहिए था लंदन के लिए। लंदन जैसे मार्केट में, लंदन जैसे सिटी में उनको इंडिया से कच्चा कॉटन चाहिए था ताकि वो इंग्लैंड की फैक्ट्रियों की जरूरत को पूरा कर सके। इसीलिए उन्होंने जो है इंडिया की तरफ कंपनियां बहुत सारी आने लगी और कॉटन खरीदने लगी। जैसे डच कंपनी आई थी यहाँ पर, जैसे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जैसे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जैसे कि पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत सारी कंपनियां टाइम टू टाइम यहाँ पर आती गई और इंडिया से कच्चा कॉटन यानी कॉटन का जो क्लॉथ, कॉटन का जो कपड़ा, कॉटन की जो धागे होते थे और कॉटन जो रॉ कॉटन होता था उसको वो खरीद कर लंदन ले जाते थे और फिर वहाँ पर कपड़े बनाते थे। फिर इंडिया में उन्होंने पहली फैक्ट्री लगा दी और इंडिया से ट्रेड करने लगे और इंडिया के ट्रेड का जो रॉ मटेरियल यहाँ से लेकर जाते थे उसकी बजाय उन्होंने इंडिया में ही फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया। इंडिया में पहली कॉटन मिल इन्होंने लगाई वो बॉम्बे में लगी 1854 में। देखो कितना डिफरेंस है, लंदन में पहली कॉटन लगी 1730 में और इंडिया में कब लगी 1854 में। 100 साल से भी ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब कि 124 ईयर का डिफरेंस है। 124 साल के बाद इंडिया में पहली कॉटन मिल यहाँ लगाई गई और उसके बाद पहली जूट मिल भी लगी। जूट आपने देखा हो ना, जिससे बोरियां बनती हैं, जिससे खाट वगैरह चारपाई वगैरह बनाते हैं, सुनहरी धागा होता है, रस्सियाँ जो बनती है रस्सियाँ, तो वो जेवड़ियाँ जो बनती है वो जूट से बनती है। तो वो मिल भी, रस्सियाँ बनाने की मिल भी यहाँ पर 1859 में कलकत्ता में शुरू की गई थी, रिशरा नामक जगह पर। यहाँ बोर्ड पे लिखा नहीं है लेकिन मुझे याद है, मैं आपको बता रहा हूँ, रिशरा में शुरू की गई थी कलकत्ता में, बंगाल में पहली जूट मिल। तो इस तरह से इंडिया का पूरा जो सिनेरियो चेंज हो रहा था यूरोपियन कंपनी के आने के बाद, और उसके बाद हालत खराब होती है। यूरोपियन कंपनियां यहाँ पर आके इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज लगाने लगती हैं और धीरे 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 पूरे इंडियन मार्केट को कंट्रोल कर लेती हैं और धीरे धीरे पूरा इंडिया का मार्केट बर्बाद कर दिया जाता है। जैसे कि मसूलीपट्टनम मार्केट बर्बाद हुआ, आगरा का मार्केट बर्बाद हुआ, सूरत का मार्केट खत्म हो गया, नए नए मार्केट बनने लगे। नए मार्केट कौन से, जो यूरोपियन कंपनी ने बनाए, जैसे बॉम्बे मार्केट, जैसे कि मद्रास मार्केट, चेन्नई जिसको आजकल कहते हैं, और कलकत्ता मार्केट। धीरे धीरे पूरे इंडिया का जो सुनहरी काल था वो खत्म होता चला गया। इंडिया के जो क्लॉथ की वो पूरे वर्ल्ड में डिमांड होती थी, उसे ब्रिटिशर्स के आने के बाद और बहुत सारी यूरोपियन कंपनी के आने के बाद वो धीरे धीरे खत्म हो गया। वो पोजीशन जो कि सुनहरी काल होता था वो खत्म हो गया। ठीक है, तो आज की इस पार्ट में इतना ही। आज हमने क्या सीखा, आज हमने ये पता लगाया कि इंडिया की कॉटन के मामले में, कॉटन की इंडस्ट्रीज के रूप में इंडिया की क्या पोजीशन थी पूरे वर्ल्ड में। आज हमने ये देखा कि इंडिया में पहली मिल कब शुरू हुई 1854 में और लंदन में कब शुरू हुई 1730 में, और इंग्लैंड कैसे वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बन गया। आज हमने ये भी देखा कि इंडिया की कौन कौन सी जगह थी जहाँ से कपड़ा छींट के कपड़े खरीदे जाते थे। कलकत्ता में एक ऑर्डर भी आया था, मैंने आपको बताया था कलकत्ता में एक ऑर्डर आया था, बहुत बड़ा ऑर्डर आया था 1730 में यूरोप की साइड से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।